और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश हुकूमत को झटका लग सकता है। ओबीसी से 17 जात को निकालकर दर्जे फेहरिस्त जात में शामिल करने की योगी हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने रियासती हुकूमत के फैसले को गैर आईनी करार दिया है। माननीय मिश्रा जी ने और अन्य कुछ सांसदों ने एक विषय की ओर ध्यान दिलाया है यहाँ, और उसमें ये कहा गया है कि 17 ओबीसी वर्ग की जातियों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एससी के सर्टिफिकेट देना प्रारंभ कर दिए हैं। ये कदापि उचित नहीं है। ये संसद का अधिकार है कि किसी एससी या एसटी या ओबीसी की जाति को किसी वर्ग से हटा करके किसी वर्ग में सम्मिलित करना है, ये संसद का अधिकार है। पहले भी ये मामले 2-3 बार संसद में आए, परंतु संसद की सहमति नहीं हो सकी। अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन जातियों को ओबीसी से एससी में मिलाना चाहती है, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम विचार करेंगे, परंतु अभी जो आदेश उन्होंने जारी किया है वो उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के आदेश के आधार पर किसी का प्रमाण पत्र न बनाए, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाएगा और वो निरस्त होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली बच्चों को भर्ती करते हैं। इस ताल्लुक से वजारत दाखिला से जारी बयान में कहा गया है कि नक्सली बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने के अलावा उन्हें खाना बनाने और सामान लाने और ले जाने के काम में लगाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत की इत्तला हासिल करने के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। वजारत उमूर दाखिला ने लोकसभा को आज अहम जानकारी दी, जिसमें उसने कहा है कि जैश से मुंसलिक दहशतगर्दों के मॉड्यूल ने पुलवामा में हमला किया था। मनसूबाबंदी और हमला अंजाम देने में भी जैश शामिल रही। ये जानकारी मामलकती वजीर दाखिला जय किशन रेड्डी ने लोकसभा को तहरीरी शक्ल में दी है। उन्होंने बताया कि 5 मुलजिमों में से एक खुदकुश बमबार था, वहीं एक मुलजिम पकड़ा गया, जबकि 2 को फोर्सेज ने मार गिराया था। राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के यूथ लीडरान दिल्ली में गैर मुआयना मुद्दत के लिए धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि कल भी कांग्रेस के वज़राए आला ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उनसे पार्टी सदर बने रहने की अपील भी की थी, लेकिन अभी भी राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी को कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत होकर अपना फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी प्रधान ना रहें, पार्टी के प्रेसिडेंट ना रहें, इस नरेंद्र मोदी और बीजेपी का आज से नहीं 2012 से ये मुद्दा है, ये उनकी सोच है, ये उनका एक षड्यंत्र है। कोई भी नेता हमारे राहुल गांधी जी को छोड़ के कांग्रेस के नेता आज तक आलू से सोना बनाने वाली बात जो श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बोली थी और राहुल जी ने गुजरात के चुनाव में दोहराया था, नरेंद्र मोदी को इंटरोगेट करके पूछा था कि आलू से सोना बनाने वाली बात कहने वाली नरेंद्र मोदी आज कहाँ हैं। उस बात का जवाब भी जब हम ठीक से हमारे अन्य नेता नहीं दे पाए, क्या वो राहुल जी की जगह पार्टी के प्रधान रह के इस पार्टी को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं? एक सिंपल बात का जो जवाब नहीं दे पाए, गांव का एक आम आदमी भी समझता है। चाहे रफेल की बात हो, चाहे अन्य बड़ी बातें हो, सारी राहुल गांधी जी ने बेखूबी उठाई। और हमने राहुल जी से आग्रह किया कि अपना जो उनका फैसला है उस पर पुनर्विचार करें, रिकंसीडर करें, और जब तक हम सारे लोग यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। तो कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसको राहुल गांधी ध्यान में रखकर अपना फैसला वापस ले, ये कहना है ये इस युवा ब्रिगेड का, और इनका कहना है कि जब तक राहुल गांधी अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं हम इस भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन अपू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इंदौर में नगर निगम मुलाजिम की बल्ले से पिटाई का मामले का पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटिस लिया है। भले ही उन्होंने आकाश विजय वर्गीय का नाम नहीं लिया है, लेकिन जराये के हवाले से खबर है कि उन्होंने इस मामले में सख्त बयान दिया है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि बेटा किसी का भी हो, उस तरह की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। जिन लोगों ने भी उसका इस्तेमाल किया उन्हें भी पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल आकाश विजय वर्गीय ने इंदौर में नगर निगम मुलाजिम की बल्ले से पिटाई की थी, जिसकी वजह से नगर निगम मुलाजिम को आईसीयू में दाखिल कराना पड़ा था। आकाश विजय वर्गीय कैलाश विजय वर्गीय के बेटे हैं। कांग्रेस लीडर शोभा ओझा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
विजय वर्गीय पर पीएम मोदी ने अपना बयान दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ शोभा ओझा जी हैं। शोभा जी, बयान ये आ रहा है, पीएम मोदी ने कहा कि किसी का भी बेटा हो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। इस तरह की हरकतें बीजेपी के नेता नहीं कर सकते, उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। देखिए, जब मोदी जी ये कहते हैं तो मोदी जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि आकाश विजयवर्गीय हो चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, जिन्होंने गांधी जी के लिए आप शब्द कहते हैं, उनको पार्टी से बीजेपी से निकालने की जो बात ये कह रहे हैं उसे उन्हें कौन रोक रहा है? क्या अमित शाह जी रोक रहे हैं उन्हें कि वो पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं मोदी जी इन लोगों को? तो ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। पर्दे के पीछे चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो चाहे आकाश विजयवर्गीय हो, उनकी पीठ थपथपाती है बीजेपी, और उनको अभी देखिएगा बहुत कुछ बीजेपी देगी, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों, गुंडा तत्वों को आगे बढ़ाती है बीजेपी। चाहे वो कटवा हो चाहे उन्नाव हो, उन लोगों पे भी क्या एक्शन हुआ था इनके विधायकों पे, या हम याद करें तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी। कोई एक्शन नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। अब हम आज से 1 महीने बाद आपसे पूछेंगे मोदी जी कि आपने क्या एक्शन लिया। लेकिन जो बयान वो दे रहे हैं, बयान से कुछ नहीं होता। बयानबाजी वो बहुत करते हैं, जनता को बहुत मूर्ख बनाते हैं। कुछ करके दिखाए तब जाने, बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। तो शोभा ओझा जी का साफ ये कहना कि बयानबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी। अगर उनको पार्टी से निकालना है आकाश विजयवर्गीय को, तो पार्टी एक्शन ले। उनको कौन रोक रहा है उन्हें पार्टी से निकालने के लिए? कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली के लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, इसका जायजा लिया हमारी नुमाइंदा नीलू सिंह ने। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और इस वक्त इस बार वित्त मंत्री जो है वो किस तरह का बजट लाने वाले हैं, किस तरह की उम्मीदें लोगों को हैं, और खास तौर पर वित्त मंत्री हैं वो एक महिला हैं, तो महिलाओं को भी इसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग कामकाज करते हैं ये लोग। इस बार बजट आने वाला है, हर बार बजट आता है, कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं। आप क्या करते हैं और किस तरह की उम्मीदें इस बजट से? मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है, गाड़ी सेल परचेज का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत मंदे के दौर से जा रहा है, चाहे न्यू कार है चाहे पुरानी कार है, तो हमारी जो सेल है बहुत डाउन जा रही है। उसका कारण है मार्केट में लिक्विड नहीं है, पैसा नहीं है। तो सरकार को थोड़ा ये कोशिश करना चाहिए कि पैसा थोड़ा मार्केट में सर्कुलेट हो। जीएसटी के बाद थोड़ा मार्केट टाइट हुई है, और हम ये चाहते हैं कि जो रिबेट सरकार जो पहले दे रही थी उसको थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि जब तक हम इसको राहत नहीं देंगे तो ये गेन नहीं करेगा, अभी डाउन जा रहा है। तो एक तो हमारी ये उम्मीद है कि इस बार मोदी जी की सरकार है, बजट सत्र के अंदर इसमें हमें इम्प्लीमेंट राहत मिलेगी। अब की बार जो जीएसटी का एक तो सरलीकरण होना चाहिए, और ई-वे बिल में बहुत प्रॉब्लम आती है। और एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि हम जीएसटी दे के आए और वो अगले सामने वाले पार्टी उसको बिल शो नहीं करती, तो वो हमें मिलती नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि वो उससे वो जीएसटी ले। हमारी जो मंत्री हैं वो एक महिला हैं, तो हम महिला होने के नाते एक ये हमारी एक सोच भी है और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारा रसोई का बजट हमारे हाथ में होना चाहिए। बजट हाथ में होने का मतलब है कि जो एक आम आदमी के अप्रोच में होनी चाहिए रोटी उसकी। तो मेरे को तो यही लगता है कि बच्चों की एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। एक से एक बच्चा ऐसा होता है जिनके पास घर में ट्यूशन के लिए नहीं है, तो उनके बजट ऐसा हो ताकि बच्चों को एजुकेशन का लाभ मिले, हर बच्चे को मिले गरीब से। और जो रिटायर्ड कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, उनके इनकम टैक्स में थोड़ा सा जैसे रिबेट मिलती है, वो उसी तरह से अच्छे। कोई मिडिल क्लास तो यही चाहता है कि थोड़ा सा इनकम टैक्स में छूट मिले। तमाम जगहों पर वित्त मंत्री को ध्यान देना होगा। अब देखना होगा कि जो 5 जुलाई को जो बजट आता है उसमें वित्त मंत्री किस तरह का बजट रखती हैं, क्या लोगों को खुश कर पाती हैं, ये आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। आपको एक बार फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश हुकूमत को झटका लग सकता है। ओबीसी से 17 जात को निकालकर दर्जे फहरिस्त जात में शामिल करने के योगी हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। इसी बारे में मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, ये बताइए कि योगी हुकूमत को यह कितना बड़ा झटका लग सकता है कि 17 जात को दर्जे फहरिस्त जात से बाहर किया जा सकता है? देखिए, झटका लग सकता नहीं है बल्कि झटका लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने दिखाया था कि बीजेपी के ही अंदर खाने इस फैसले का विरोध शुरू हुआ था। कई दलित नेता थे जिन्होंने कहा था कि जो फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 जातियों को एससी कैटेगरी में डालने का फैसला लिया वो गलत है।
आज साफ तौर से जो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हैं, राज्यसभा में वो सदन के नेता भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जो फैसला लिया गया है 17 जातियों को एससी कैटेगरी में डालने का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो फैसला संवैधानिक है, कानून सम्मत नहीं है। ऐसे में उन्होंने गुजारिश भी की है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस फैसले को वापस ले। थावरचंद गहलोत ने साफ कर दिया कि किस जाति को किस कैटेगरी में रखना है, इसको शामिल करने की अपनी एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये संसद को अधिकार है कि किस पार्टी को, किस जाति को किस में रखना है, ये संसद के तहत होता है। और ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल अभी केंद्र सरकार के पास नहीं आया है। ऐसे में जो फैसला खुद से ले लिया है योगी आदित्यनाथ सरकार, वो असंवैधानिक है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि जो मास्टर स्ट्रोक की तरह योगी आदित्यनाथ सरकार इस फैसले को देख रही थी, उसको केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं रेड सिग्नल दिखाया गया है और एक झटका दिया गया है कि इस तरह का फैसला आप वापस लें और ये इस कानून के तहत नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया अनूपी जानकारी के लिए। तो योगी हुकूमत को एक बड़ा झटका लग चुका है। थावरचंद गहलोत ने योगी हुकूमत के फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। आगे बढ़ते हैं। गैर सूदी सरमायाकारी के नाम पर आवाम को धोखा देने वाली IMA कंपनी के खिलाफ एहतजाज जारी है। बेंगलुरु में बीजेपी के लीडरों ने IMA ज्वेलरी शोरूम के बाहर मुतासरीन से मुलाकात की। बेंगलुरु सेंट्रल के रुकन पार्लिमान PC मोहन ने मुतासरीन से गुफ्तगू की। इस मौके पर बीजेपी के रुकन पार्लिमान PC मोहन ने कहा कि इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए। इस मामले को पार्टी ने पार्लियामेंट के इजलास में भी उठाया है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर अब्दुल अजीम ने कहा है कि IMA का कारोबार गैर कानूनी था। रियासती हुकूमत को भी इस बात का इल्म था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और JDS की हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की। We will demand for a CBI handover. This case should be handed over to CBI, and definitely, and we will fight for this. Already in the Parliament also, when the session is going on, we met the Home Minister, we have met even the Finance Minister also. Now we will talk in the Parliament also in the zero hour. We'll see that this case would be handed over to CBI. 12 साल अभी आप हमारे मोहन जी से आप पूछ रहे थे, 12 साल से चल रहा था। 12 साल से जो भी चला ना हमारे PC मोहन साहब की नॉलेज में था, ना मेरी नॉलेज में था, किसी की नॉलेज में नहीं। उसको छुप के कर रहे थे लोग। अभी ये लाइमलाइट को आगे 2 साल हो गए। 2 साल में जो भी लोग मिले, तो यहाँ तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी लेटर का ये फ्रॉड कंपनी है, तुम इनके ऊपर एक्शन, क्यों तुमने उनके ऊपर निगाह नहीं रखी? कि भाई यहाँ पर जो है जितना जल्द होंगे उतना जल्द तक जो है लोगों को जो है पैसा मिले जैसा आप करें। और दूसरी बात क्या है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो सही, थोड़ा रिन्यू मिल लिया तो जो है शादियों के लिए, स्कूलों के एडमिशनों के लिए, इस तरह से लोग जो है बहुत परेशान हैं। और यहाँ के जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं रियली में सबका भी इन्वॉल्व है और सब ये चाहते हैं कि SIT करें, कर्नाटक से काम हो जाए, लेकिन आदमियों को हक नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में DC गांधरबल ने बालतल बेस कैंप से आज भी अमरनाथ यात्रियों को रवाना किया। यहां से आज भी यात्रा जारी है। कैंप डायरेक्टर श्राइन बोर्ड और SSP गांधरबल की मौजूदगी में पहले काफिले को रवाना किया गया था। पहले रोज ही बालतल से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए 7000 से ज्यादा यात्री मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुए। मौसम भी ठीक रहा और यात्री जोश खरोश के साथ भोले बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुए। बालतल बेस कैंप समेत यात्रा के रास्तों पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। से लगातार मैं ये यात्रा कर रहा हूँ और यात्रा करते हुए इतना खुशी होती है कि बाबा भोला अगर जब तक श्वास है, जब तक बुलाएगा तो ये यात्रा जरूर करते रहेंगे। जो यहाँ के दुकानदार हैं, अपने पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनका हमें साथ ऐसे मिलता है जैसे कि हम उनके घर में एक गेस्ट के रूम में आए हुए हैं। इस बार यात्रा बहुत शांतिपूर्वक है, इंतजाम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं 32 साल से आ रहा हूँ। पहले बहुत बद इंतजाम होता था, लेकिन इस बार पूरा प्रॉपर तरीके से हुआ है। बड़ा शांति से हम लोग आए हैं। खच्चर वाले बड़े शांति से काम कर रहे हैं।
मौसम की तो कृपा है। आप उत्साह देख रहे हैं इसमें इनमें कितना, और इंशाल्लाह ये सारा ठीक ठाक हो जाएगा। अभी आधे घंटे में सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमने फ्लैग ऑफ कर दिया है, तो अभी यहाँ से रश भी कम हो जाएगा। और होपफुली मुझे लगता है 7,500 के करीब जो हमारे यात्री हैं आज पहले इसमें दिन में दर्शन कर पाएंगे यहाँ बालतल साइड से। इनको हमने यहाँ से रवाना किया है और इनके सिक्योरिटी के इंतजाम जो है बेस कैंप के, इनके रास्ते के और अप टू होली के 14 किलोमीटर का ट्रैक है। इसमें हमने ITBP एंड मिड रीजेस में आर्मी है और ऑन द ट्रैक J&K पुलिस, B-साइड्स, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स, एवलांच रेस्क्यू टीम्स, NDRF, SDRF, दे हैव बीन प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 जगहों पे मेडिकल टीम्स रखी गई हैं क्योंकि यात्रियों को दिक्कत होगी, उनको रिलीफ और रेस्क्यू हेल्प के लिए इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, वजारत दाखिला ने बयान दिया है कि बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीमें नई भर्ती के लिए मगरबी बंगाल के मदारिस का इस्तेमाल करती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि जमीयतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश इन मदारिस का इस्तेमाल करती है। नई भर्ती के लिए मगरबी बंगाल के बर्दवान और मुर्शिदाबाद के मदरसों में शिद्दत पसंदी की तालीम दी जाती है। वजारत दाखिला का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीमें नई भर्ती के लिए मगरबी बंगाल के मदारिस का इस्तेमाल करती हैं। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश इन मदारिस का इस्तेमाल करती हैं। मगरबी बंगाल के बर्दवान और मुर्शिदाबाद के मदरसों में शिद्दत पसंदी की तालीम दी जाती है। ये कहना है वजारत दाखिला का। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। नूनवन बेस कैंप से आज यात्रियों का दूसरा जत्था मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हुआ है। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1 जुलाई को 8,403 यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए थे। उधर जम्मू यात्री निवास से तीसरा जत्था भी आज पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। यहां से आज 5,909 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था रवाना हुआ है। अकोला के पातूर में एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला परिषद CEO ने अक़लियती तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें अपनी कौम की तरक्की में अहम रोल अदा करने की गुजारिश की। देखिए खास रिपोर्ट। अकोला की तारीख में पहली बार किसी IPS अफसर ने मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी बदहाली को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करने की कोशिश की है। यहाँ अकोला जिला परिषद के CEO आयुष प्रसाद ने न सिर्फ जिले में मुसलमानों की बदहाली को बेबाक तरीके से उजागर किया, बल्कि इसके असबाब पर भी रोशनी डाली। महात्मा गांधी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा तालीमी सेमिनार में आयुष प्रसाद ने अक़लियतों को मौजूदा बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। 3 चीज़ें होती हैं, गरीबी मुक्त करना, दूसरा एजुकेशन का स्तर बढ़ाना और हमारे जो हेल्थ के इंडिकेटर्स को सुधारना। तो ये तीनों जो घर से निगड़ित है, मैंने सारे फैमिलीज़ को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग सब इस पर ध्यान दें। एजुकेशन के स्तर बनाने के लिए, खासकर लड़कों के एजुकेशन के स्तर बढ़ाने के लिए मैंने सबको आह्वान किया। उनको बताया कि 6 बजे के बाद सारे बच्चों को आप पढ़ने पर लगाएं और इस तरीके से कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। 12वीं तक और उसके आगे ग्रेजुएशन और उसके आगे भी पढ़ना चाहिए और सारे लोगों को 6 बजे के बाद घर पर बैठ के पढ़ाई। इस तालीमी सेमिनार में जिला भर के मुख्तलिफ तलबा और तालिबात को तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी के लिए एजाज़ात से भी नवाजा गया। साथ ही टीचरों से नए तालीमी साल में जदीद तकनीक का इस्तेमाल करके तदरीसी खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी गई। मुसलमानों में तालीमी बेदारी लाने के लिए घर घर जाकर सरपरस्तों से मुलाकात करने की भी गुजारिश की गई। जैसे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम समाज एजुकेशन में कितना पिछड़ गया है। अगर हम 60 और 70s में जाते हैं, पीछे जाके देखते हैं तो फारसी और मुस्लिम कम्युनिटी बहुत आगे थी एजुकेशन में। तो उसी तरह से हमने जो आज ये प्रोग्राम रखा, इससे बच्चों की हौसला अफजाई हो और आगे एजुकेशन को कैसे डेवलप कर सके, इस इलाके को एजुकेशन के ज़रिए से और कैसे तरक्की की तरफ ले जा सके, ये हमारा मेन मकसद था। इस दौरान दीगर माहिरीन ने भी तालीमी बेदारी के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ ही तलबा को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म व दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया। कसीर तादाद में मौजूद सरपरस्तों ने इस प्रोग्राम को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट।
झारखंड के रांची के कल्ब में वाक़ इस्लाम नगर के मुतासरा खानदानों के लिए मकानात तामीर करवाए जा रहे हैं। मौजूदा बीजेपी हुकूमत की जानिब से 33 करोड़ की लागत से 444 मुंतखब मुतासरा खानदानों के लिए ये मकानात तामीर करवाए जा रहे हैं, लेकिन सुस्त रफ्तार काम की सबब मुतासरा खानदान आर्जी मस्कन में रहने पर मजबूर हैं। वाज़ेह है कि साल 2011 में नाजायज़ तजावुज़ात हटाओ मुहिम के दौरान इस्लाम नगर और अली नगर में सैकड़ों मकानात मुनहदम कर दिए गए थे। बोलता है कि मिलेगा, जाने कब मिलेगा, पता ही नहीं कि कब मिलेगा। बस देख रहे हैं 16 काम हो रहा, समझ ही में नहीं आता कब मिलेगा, कब बनेगा। बरसात में भी हम लोग को झेलना है। साथ तो खैर हम लोग का भी हो गया 9 साल। 9 साल के अंदर में हम लोग का अभी तक कितना आदमी मर गया। पानी आ रहा है, बुनी आ रहा है, उसमें भी आदमी हवा बतास में भी पड़े हुए उड़िया जा रहा है। रात तो रात को आदमी उड़ जा रहा है, बना रहा है, कर रहा है, ठोक ठाक कर कैसे ही रह रहा है। सरकार घोषणा तो किया है, प्रोजेक्ट कोई भी ले, मगर ये प्रोजेक्ट के काम अभी 3 साल इसका हाथ लगे नहीं हुआ है। हम लोग तो 11 साल किराया दे दे करके परेशान है। लापरवाही एकदम बोला जाएगा, समझे। अगर सरकार मतलब जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री का मतलब हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उन्होंने कैबिनेट में पास करके इसको मतलब आगे इस पर कार्रवाई की, लेकिन सरकार के अधीन अगर ये मतलब मामला है तो उस पर नज़र भी सरकार का होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।